तो देखो सेल साइकिल हमने ये पढ़ लिया था कि सेल के पास 3 चांसेस होते हैं, 3 फेट होते हैं ना। या तो वो दोबारा डिवीजन की साइकिल में एंटर कर जाए, दूसरा मैंने बताया था कि या तो वो डिफरेंशिएट हो जाए, और तीसरा हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि या तो वो रिजर्व सेल के फॉर्म में रहे, और जब जरूरत पड़े या जब मौका लगे, है ना, तो वो क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके, राइट। जब वो जरूरत पड़े तो वो डिवाइड कर सके, राइट। देखिए, अब देखो यहां पर क्या है कि सेल साइकिल में कैसे कैसे सेल डिवाइड होती है, तो होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी सेल डिवाइड होकर के जब यंग सेल बनती है, तो उसके बाद सबसे पहले वो सेल एंटर करती है। अब ये वाला जो पूरा टाइम है, इसको डिवीजन फेज, मतलब सेल जब डिवाइड कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, एम फेज। डिस्कस किया होता ना हिबा, याद है ना सब? यस सर। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड होकर के एक यंग सेल में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है। उस फर्स्ट ग्रोथ फेज को हम लोग जीवन कहते हैं, जीवन फेज पर। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है, सेल अपने साइज को बढ़ाती है, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है ना, ये सब काम यहाँ पे होते हैं। उसके बाद एस फेज आता है। एस फेज में सिंथेसिस फेज होती है ना। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए 1 से 2 में डिवाइड होता है और अपना जेनेटिक मटेरियल बढ़ा लेता है। इसके बाद क्या होता है, जी2 फेज आती है। जी2 फेज में ग्रोथ होती है, और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है, और सेल फिर से दोबारा डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाती है। तो क्या हुआ, आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में सेल ने क्या किया, अपने आप को प्रिपेयर किया किसके लिए, डिवाइड करने के लिए। तो कई बारी क्या होता है कि सेल का 90% जो टाइम होता है वो इसी में लग जाता है, किसमें, एक डिवीजन के बाद दूसरे डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में। इस पूरे फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज क्या होता है, दो सेल के डिवाइड होने के, दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेज होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं। अब अगर ये सेल प्रिपेयर्ड है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, तो ये डिवीजन के लिए एंटर करेगी। इसको हम लोग माइटोटिक फेज होते हैं बोलते हैं। डिवीजन में सबसे पहला जो फेज होता है उसको प्रोफेज बोलते हैं, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होती है, और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जो सेल का डिवाइड करने वाला फेज है उसको माइटोटिक फेज या एम फेज कहा जाता है। ठीक है। और बाकी दो एक बार डिवाइड हुई, उसका जब दोबारा डिवाइड होगी, इसके बीच के डिफरेंस को क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। और इंटरफेस क्या होता है, उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। क्लियर है? यस सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं क्या क्या होता है, किसमें क्या क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको एडिशनली बता। अब ये जो 90% टाइम, लगभग लगभग 90% टाइम लग जाता है ना। तो अब ये जो जीवन फेज होती है, इसको हमने कहा फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। इसमें एमिनो एसिड बनते हैं। क्या क्या बनता है, एमिनो एसिड बनते हैं, है ना। एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, एमिनो एसिड फॉर्मेशन। और क्या बोलते हैं, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए बनती है, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जीवन फेज में सेल ने ग्रोथ कर लिया। अब ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है। क्या मतलब होता है, सेल को चेक किया जाता है। चेक किया जाता है कि क्या सेल आगे जाने के लिए रेडी है, या क्या इसको आगे जाने देना चाहिए। अगर ये ओके है तो यहाँ पर इसको आगे जाने दिया जाता है, वरना सेल को यहीं पे इस ग्रोथ, इस चेक पॉइंट को अगर सेल पास नहीं कर पाई, मतलब कि क्या सेल में प्रॉपर डीएनए बन चुका है, अमीनो एसिड बन चुकी है, आरएनए बन चुका है, इसको चेक किया जाता है। उस चेक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन एस चेक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन और एस के बीच के सेल से, इसे बोलते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। तो जीवन एस चेक पॉइंट में सेल को चेक किया जाता है, क्या ये ग्रोथ करने के लिए या आगे जाने के लिए प्रिपेयर्ड है, पहली चीज। अच्छा, अब ये चेक करने का काम कौन करता है, एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को बोलते हैं सीडीके प्रोटीन, है ना। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप याद रखिए, जो सीडीके प्रोटीन होती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये प्रोटीन क्या होती है, यहाँ पे चेक करने का काम करती है।
तो अगर इस प्रोटीन ने चेक कर लिया तो इस बैरियर को या इस एग्जाम को क्रॉस कर जाएगा और ये अगले फेज में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर एस फेज में, इसका एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। अब देखो सिंथेसिस फेज में होता क्या है, सिंथेसिस होती है किस चीज की। अब यहाँ पे देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, तो डीएनए डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, साची कहाँ थे बेटा, इतनी लेट हो गए? सर ग्रुप डीएनए की पे सिंथेसिस, नहीं आया था। मैसेज नहीं आया था ग्रुप पे? अच्छा, और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है ना, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम 102 में डिवाइड होते हैं, तो हम इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेल G2 फेज में एंटर कर जाती है। इसमें इसको G2 को ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ फेज कहा जाता है। अब सेकंड ग्रोथ फेज में क्या क्या होता है, अब यहाँ पर कोई चेक पॉइंट नहीं है, सेल अपने आप सेकंड ग्रोथ फेज में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है। ये बात याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा होगा क्वेश्चन नीट में, है ना। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, फॉर्मेशन लाइक एंजाइम, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब क्या होता है, फिर से दोबारा से यहाँ पे सेल को चेक किया जाता है, यहाँ पे एक दूसरा चेक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं G2S चेक पॉइंट, है ना, G2S चेक पॉइंट। G2S चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्या अब सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर्ड है। यस, अगर इसने ओके कर दिया कि हाँ सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर्ड है तो सेल में डिवीजन होगा, और अगर डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं तो सेल में डिवीजन नहीं होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेल। आप बताओ, क्लियर है? सांची एक बार देखो। यस सर। ठीक बात समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक बार मुझे जरा थोड़ा सा रिमाइंड कराना, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है पूरा सिलेबस में, एक बार बताओ। हम लोगों ने ये तो पूरा फर्स्ट यूनिट तो पूरी कर ली है ना, सेकंड यूनिट कर लिया हम लोगों ने। साची ये बात बताओ, यस सर। सेकंड भी कर लिया ना? ओके, तो मतलब फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ हम लोग कर चुके हैं, नहीं? ठीक, चलो तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, सेल साइकिल, है ना। तो एक मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, किसने कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये नीट का क्वेश्चन है। पहले तो बता इसका मतलब क्या होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, अरे सर इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। राइट, वेरी गुड, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये बात भी सही है। तो किसने कहा था स्टेटमेंट दिया, ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा, किसने स्टेटमेंट दिया था? हालांकि ये स्टेटमेंट कई सारी जगह पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ये बोला था रॉबर्ट वर्चाउ ने, याद रखना, रॉबर्ट वर्चाउ, इस बंदे का नाम था रॉबर्ट वर्चाउ, होगा रॉबर्ट वर्चाउ, है ना। रॉबर्ट वर्चाउ ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, याद रखना रॉबर्ट वर्चाउ ने कहा था, है ना। और फ्लेमिंग, फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, फ्लेमिंग क्वाइंड द टर्म, फ्लेमिंग फ्लेमिंग क्वाइंड द टर्म माइटोसिस, फ्लेमिंग क्वाइंड द टर्म माइटोसिस एंड तो इन्होंने माइटोसिस बताया, फ्लेमिंग ने कहा कि माइटोसिस एक टर्म होता है, मतलब इस डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं। और फार्मर और मूर दो साइंटिस्ट थे, फार्मर एंड मूर, फार्मर एंड मूरे बोलो या मूर बोलो, फार्मर एंड मूरे given the term meiosis, farmer and Murray
given the term meiosis. चलिए स्टार्ट कीजिए सेल साइकिल। नोट करिए द टाइम इंटरवल between two cycle the time interval between two cycle is called generation time or interphase full stop. This time varies between cell to cell. ये हर सेल के लिए अलग होता है, कुछ सेल बहुत तेज से डिवाइड करती हैं, कुछ बहुत स्लो डिवाइड करती हैं। This time varies between cell to cell. In human it is 24 hour in culture cell and it may be 90 minute in yeast. तो ह्यूमन में नॉर्मली 24 होता है, जो कल्चर सेल जो हम लोग बाहर एक्सटर्नल मीडिया में कल्चर कराते हैं। इन ह्यूमन इट इज 24 आवर कॉमा in yeast it is 90 minute while in bacteria it is 20 minute. Full stop. While in bacteria it is 20 minute. क्या बोले बेटा? साची कह रही हो? सुनाई नहीं दिया मुझे, कुछ कहा क्या? ओके चलो नोट करो। The cell cycle can be divided into following stages. फर्स्ट हेडिंग डालिए इंटरफेस। It is also called interface. Heading है, first heading है interface. It is also called intermitosis. It is also called intermitosis. मतलब दो माइटोसिस के बीच की फेज intermitosis. Full stop. Previously it used to be called resting stage. Previously it used to be called resting stage. Full stop. In this stage cell grow in size. In this stage cell grow in size and almost become double. In this stage cell grow in size and almost become double. Full stop. Interphase occupy 75 to 95%. Interphase occupy 75 to 90% time of cell cycle. 90% time of 75 to 95% time of cell cycle.
अगला पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, नोट करेंगे। ह्यूमन नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर द बर्थ। ये किस स्टेज में रहती है, कोई बताएगा दोनों में से? सांची ईबा बताओ। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में कि किस स्टेज में रहती है। आपके सामने सब स्टेज हैं, G1 S में रहती है, G2 में रहती है, प्रो, मेटा, एना, टीलो, के लास्ट क्लास में पढ़ा था G0 स्टेज। आइडिया क्या नहीं? सर प्लीज रिपीट। क्वेश्चन ये था कि ये जो ह्यूमन नर्व सेल होती है, ये डिवाइड नहीं करती है बर्थ में। जब तक हम आप पैदा नहीं हो जाते, अपने मदर की बॉडी के अंदर रहते हैं वॉर्म में, तब तक हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो डिवाइड करते रहते हैं। जैसे हम आप बर्थ ले लेते हैं तो इनमें ग्रोथ तो होती है, लेकिन डिवीजन इनमें बंद हो जाता है। और अगर कोई भी नर्व सेल हमारी डैमेज हो जाए, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अगर कोई नर्व सेल डैमेज हो जाए तो दोबारा उसका कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही वो रिपेयर होती है, ना ही दोबारा बन पाती है। तो ये सेल साइकिल की किसी फेज में जाके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उसी फेज में पूरी लाइफ टाइम बन जाती है। उस फेज का नाम पूछा हुआ था। सर G0 नहीं होगी G0। सर, कुछ उसमें फिर स्टॉप होके प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसलिए। ये भी बात सही है, G0, लेकिन आंसर था नहीं इसका एक्चुअली। अब इसी में से आंसर है जो आपके सामने लिखा हुआ है, जितना आपको इसका अपनी स्क्रीन में दिख रहा है, इसी में से आंसर बताओ। मैंने आपको देखो हिंट दे दिया, ना डिफरेंशिएटेड होगा ना G1 थी, G0 थी। G0 और सेल डिफरेंशिएटेड ऐसा नहीं था। सर फिर माइटोटिक फेज में से कोई है? इंटरफेस, इंटरफेस, ओके, डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेस। नोट करो, ह्यूमन नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, फुल स्टॉप। Therefore it remains in interphase, therefore it remains in interphase throughout the, therefore it remains in interphase throughout the life cycle, throughout the life cycle। ठीक है। इंटरफेस, फुल स्टॉप से लेके, इंटरफेस has 3 stages। interface have 3 stages, G1, S and G2। interface have 3 stages, G1, S and G2। ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डाली जाएगी, है ना, तो मैं जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ सब। ठीक है, अब चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए G1 फेज, ना। चलो, सबसे पहले हेडिंग डालो G1 फेज। सेल साइकिल का और डायग्राम था। एक और डायग्राम बना देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका भी रखिएगा, जो आपको लगे उसको आप कॉपी कर लीजिएगा, बनाइएगा जरूर आप अपनी नोटबुक में। और कि जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल। हाँ, तो सबसे पहले नोट कीजिए G1 फेज। G1 is the longest phase of interface। अंडरलाइन करो, G1 is the longest phase of interface। G1 is the longest phase of interface। फुल स्टॉप, अंडरलाइन करेंगे। The cell is metabolically active and grows continuously। Cell is metabolically active and grows continuously। Full stop। Next point, RNA and protein are synthesized। RNA and protein are synthesized। Full stop। A large number of nucleotide, a large number of nucleotide, amino acid, histone synthesis, a large number of nucleotide, amino acid,
stone synthesis, and energy rich compound and energy rich compound are formed. Energy rich compounds are formed. Full stop. Next point. Cell organelle also increases in number. Cell organelle also increases in number. Full stop. Next point. Duration of G1 is variable. Duration of G1 is variable. Next. There is a deciding factor. There is a deciding factor which decide the further the continuity of cell cycle. It is called G1S. It is called G1S checkpoint. It is called G1S checkpoint. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो हमने सबसे पहले इंटरफेस में पहली हेडिंग डाली थी, ये ए हेडिंग डाली क्या, G1, और बी हेडिंग डाली है एस फेज, सिंथेसिस फेज। एस फेज और सिंथेसिस फेज is a cycle or stage, is a stage where chromosome replicate. Full stop. The DNA content becomes double. The DNA content becomes double. Next point. New chromatin fibers are formed. New chromatin fibers are formed, which remains attached to pair. Full stop. S phase is also called invisible phase. S phase is also called invisible phase because the amount of DNA increases, but number of chromosome, the amount of DNA increases, but number of chromosome do not, but the number of chromosome do not increases. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस फेज। एक और नोट करेंगे, नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए G2 फेज। G2 फेज थर्ड, तो सी हेडिंग डालिए G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। नोट करेंगे, इन G2 फेज the synthesis of DNA stops. In G2 phase, synthesis of DNA stops. Full stop.
However, formation of RNA and protein, अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर जो GT फेज में होता है इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है नहीं होती, तो देखो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, आरएनए बनता रहता है और प्रोटीन बनता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। However, formation of RNA and protein remains continued. Next point. It prepares the cell to undergo division. Full stop. Here, for further division, cell have to pass. Here, for further division, cell have to pass G2S checkpoint. G2M checkpoint. Here, for further division, cell have to pass G2M checkpoint. तो यहाँ पर G2M checkpoint होता है, ये इसको चेक करेगा और डिवीजन के लिए आगे जाने दे देगा, ठीक है। और ठीक, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं आप कहीं पे नोट कर लो। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? तो चेक पॉइंट्स आर एक्चुअली सीडीके। इनको हम लोग कहते हैं क्या है? साइक्लिन एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, they work as checkpoint. Cyclin dependent kinase, they work as checkpoint ना, CDK इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है एम फेज या माइटोटिक फेज, है ना। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अभी हमने इंटरफेस तो नोट कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सेकंड हेडिंग द माइटोसिस या माइटोटिक और एम फेज। माइटोसिस ना लिखो, माइटोटिक लिखो, क्योंकि मियोसिस माइटोसिस दोनों हो सकती है ना। माइटोटिक हेडिंग है, माइटोटिक और एम फेज, माइटोटिक और एम फेज, तो नोट करिए। इट रिप्रेजेंट्स द phase of actual division. It represents the phase of actual division. Full stop. This is the stage of separation of separation of all DNA content. This is the stage of separation of all DNA content and duplicated DNA content and duplicated components. फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पे ये जो एम फेज है ये दो पार्ट में होती है। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, तो हम लोगों ने ये बार पढ़ा हुआ था कि हम लोग उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं एंड वी कॉल दिस थिंग कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है और उसके बाद फिर माइटोटिक में होता है, क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, है ना। तो मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये माइटोटिक एम फेज जो होती है दो पार्ट में होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो नोट करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस, that is it consists of two stages, karyokinesis, that is
division of nucleus and cytokinesis and cytokinesis, that is cytokinesis, that is division of cytoplasm, and organelle, division of cytoplasm and organelle. अब देखो हिबा, यहाँ पे सेल साइकिल में इस वाले डायग्राम में देखा, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये तो हो गया सेल डिफरेंशिएशन, जहां पे ना समझ में बताना, सेल डिफरेंशिएशन है ना, और ये होगी जी नॉट स्टेज। और हमने पढ़ा था कि जी नॉट स्टेज में सेल साइकिल जो होती है अरेस्ट हो जाती है। ये वो सेल हैं, ये जब जरूरत पड़ती है तो दोबारा से रिजर्व सेल होती है, जब जरूरत पड़ती है दोबारा से ये सेल साइकिल में एंटर हो जाती है ना। तो ये जो जी नॉट स्टेज है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, और इसका मतलब इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज, क्यू यू आई ई QUIESENT, क्वीसेंट। क्वीसेंट का क्या मतलब होता है? क्वीसेंट क्या होता है? एनी आइडिया? क्वीसेंट माने क्या होता है? स्लीपिंग स्टेज, सोया हुआ है ना। क्वीसेंट का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब वो मरा नहीं है, वो दोबारा से कभी भी जग सकता है। तो क्वीसेंट स्टेज मतलब इसे लैटिन में हम लोग क्वीसेंट का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज, है ना, सोया हुआ। तो नोट करेंगे, इट इज द स्टेज ऑफ inactivation of cell cycle. It is the stage of inactivation of cell cycle. It is the stage of inactivation of cell cycle. Where cell do not differentiate or grow. Where cell do not differentiate or grow. Full stop. These cells function as reserve cell. These cells function as reserve cell. Full stop. Next one. Most of the cells leave G1 phase in midway. Most of the cells leave G1 phase in midway. Full stop. They grow in size. अब ये इनकी बात की जा रही है, इन वाली सेल्स। Most of the cells leave G1 phase in the midway. They grow in size, assume particular shape and particular function. Assume particular shape and particular function. This phenomena is called cell differentiation. This phenomena is called cell differentiation. ठीक है, तो ये था हमारा सेल साइकिल। अब बताओ हिबा, ऑल क्लियर और एनी डाउट? बोली भाई हिबा। यस सर। ऑल क्लियर, सब समझ आ गया? यस सर। ठीक, तो अब एक चीज और बताओ, माइटोजेंस क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, एनी आइडिया माइटोजन क्या होते हैं? यही, इनको हम माइटोजेंस कहते हैं। ठीक है, नोट करो माइटोजन, ये सब नीच के क्वेश्चन है, तो छोटा सा स्टार बना के कहीं नोट करो या नोट करके करो, नोट ना, नोट करो। माइटोजेंस आर एजेंट कॉमा फैक्टर और सब्सटेंस
that trigger the cell division, example plant hormone cytokinin भी एक माइटोजन, cytokinin, प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं। और अब आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोसिस की, है ना। तो नोट करो, फिर से एक पॉइंट नोट करो। द एम फेज कैन बी ऑफ टू टाइप। The M phase can be of two type, mitosis or meiosis, माइटोसिस और मियोसिस। अब फर्स्ट हेडिंग डालिए माइटोसिस। अब मैं आपको माइटोसिस का डायग्राम पहले दिखाता हूँ, समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको लिखवा दूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस ज्यादा लॉन्ग है। अगर अच्छा, ये अभी तो ये पूछा नहीं गया होगा ना, टर्म 2 में आ गया, टर्म 1 में तो आया नहीं होगा, क्या ही बात, स्कूल में पूछा गया क्या, चैप्टर आ चुका है? नो सर। नहीं आया। तो देखो मैं बता दूं, इसमें आपसे पूछेंगे क्या, एक तो पूछेंगे सेल साइकिल जो मैंने आपको अभी लिखवाया, और दूसरा, और ये लॉन्ग में आएंगे, ठीक है, लॉन्ग 5 मार्कर में आएंगे। अगर ये रिटर्न आपका टर्म 2, अगर आपका टर्म 2 रिटर्न है ना। यस सर। तो देखो, एक ये आएगा और दूसरा याद रखना मियोसिस, पक्का 100% मियोसिस पूछते हैं इससे, ठीक है। या तो सेल साइकिल पूछा जाए 5 मार्कर, और या फिर वो मियोसिस पूछते हैं। मियोसिस इसलिए क्योंकि मियोसिस में प्रोफेज बहुत लंबी है, वो लेप्टोटीन, जैगिटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस करके, है ना, कई सारी स्टेज में होती है। तो मियोसिस वाला पार्ट या तो पूछेंगे, और या फिर आपसे सेल साइकिल को। माइटोसिस पूछे आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आजकल इजी बन रहा है, तो मतलब हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपसे नहीं ही पूछा जाएगा, बट द चांसेस मैं बताऊं आपको मियोसिस के ज्यादा होते हैं, बट स्टिल। अब देखो, तो पहले ये हमारी एक इंटरफेस सेल है ना, इंटरफेस सेल है। और हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा हुआ है जो, या लार्ज करो, दिख रहा है ये सब जो छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। ठीक, चलो दिख रहा है तो बढ़िया है। फिर देखो, अभी क्या है, ये इंटरफेस न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये दो सेंट्रोसोम में टी शेप है और एक दूसरे के साथ में, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। ये हमारी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप है ना। और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्रोमोसोम हो गए, है ना, और न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्रोमोसोम अनकंडेंस है, मतलब चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे, माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर इंटरफेस की किसी न्यूक्लियस को देखोगे, देखो G2 फेज में, है ना, तो G2 फेज के बाद सीधे M फेज में आ गई। अगर आप इंटरफेस में, मतलब G2 फेज की न्यूक्लियस को देखोगे, तो आपको एक क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, आपको वो मिक्स कंडीशन में जेल जैसा सब्सटेंस दिखाई देगा। अब क्या होता है, जैसे सेल साइकिल में G2 फेज को क्रॉस करके सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको सेल एनवलप दिखाई दे रहा है, तो सेल एनवलप डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इट स्टार्ट डिजेनरेटिंग, है ना। तो सबसे पहले डिजेनरेट होने लगता है, इट स्टार्ट डिजेनरेटिंग। तो सबसे पहले डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ये होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, अलग अलग डायरेक्शन, है ना। अब दोनों जाकर के ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑपोजिट पोल में पहुंचने के बाद ये इधर पहुंच गया और ये इधर पहुंच गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटे छोटे इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और सेंट्रोसोम अलग अलग पोल पे जाने लगेंगे, और ये डिजाइन, इसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं।
अब प्रोफेज के बाद पहले आता है प्रो मेटाफेज, मेटाफेज के पहले की सिचुएशन। यहां पर क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ पर पूरी तरह से ये न्यूक्लियर एनवेलप का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब पूरा डिजेनरेट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। उसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जाकर के ये अटैच हो जाते हैं, किससे अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम से आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये हो गया क्रोमोसोम, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये हो गया क्रोमोसोम, है ना। तो ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम में हिबा ये बीच वाली जो चीज है, ये बीच वाला पार्ट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर, है ना। अब ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ यहाँ पर प्रोटीन की बनी हुई एक डिस्क होती है ना। ये प्रोटीन की बनी हुई जो डिस्क होता है, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। इसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं, इसको ये सेंट्रोमियर हो गया, उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना हिबा। यस सर। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, अगर कोई पूछे कि काइनेटोकोर किसका बना होता है, तो आपका आंसर होगा काइनेटोकोर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। और काइनेटोकोर में ही देखो, सेंट्रोमियर में जाके नहीं अटैच होती, एक्चुअली स्पिंडल फाइबर जो अटैच होते हैं, ये काइनेटोकोर में अटैच होते हैं, और ये पकड़ के इसको अलग अलग खींच लेते हैं, है ना, जिससे एक क्रोमोसोम दो पार्ट में टूट जाता है और डिवाइड हो जाता है। अब देखो, तो यहां पर आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट हो जाता है, और ये यहाँ पर ये क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आप देखेंगे कि मेटाफेज में एक्चुअली ये जितने भी ये मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सब क्रोमोसोम जाकर के ये इक्वेटर पे, कहां पे, बिल्कुल बीचों बीच सेल के, है ना, इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहो और चाहे आप मेटाफेजिक प्लेट बोलो, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पे सब अरेंज हो जाते हैं, है ना, और सब काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर ये अलग अलग, देखो आधे को ये नीचे वाले और आधे को ऊपर वाले तो खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे जो डॉटर क्रोमेटिड्स होती हैं ये अलग अलग हो जाती है, और ये अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाती है। अलग अलग पोल्स पे पहुंचने के बाद अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में टूट जाता है ना, फिर से ये डीकंडेंस होने लगते हैं, है ना, तो डीकंडेंस होकर के अलग अलग हो जाते हैं, और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रोमोसोम को हमेशा मेटाफेज में ही देखा जाता है, तो जब भी हम माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मेटाफेज में, इसीलिए आप देखो ना, जहां भी डायग्राम आपको क्रोमोसोम का दिखाई देगा तो उसमें लिखा होगा मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात ऑल क्लियर, यस सर। पक्का, यस सर। वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट करना स्टार्ट करो, मैं आपको नोट करवा दूं, है ना, ये बात ठीक। चलिए, ओके, नोट करो माइटोसिस। अच्छा, एक बात तो आपको पता ही होगी कि माइटोसिस में क्या होता है, हमें ये पता है कि एक डिप्लॉयड सेल से, एक ये मदर सेल, इसको हम मदर सेल बोलते हैं, एक डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड सेल का, डॉटर डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम मदर सेल में भी इक्वल है और डॉटर सेल में भी इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशन, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। चलो नोट करो, mitosis is a division where chromosome replicate, chromosome replicate and become equally distributed, become equally distributed quantitatively, equally distributed quantitatively and qualitatively, quantitatively and qualitatively into
two daughter nucleus quantitatively and qualitatively into two daughter nucleus. So that each daughter, so that each daughter have equal number of chromosome. Full stop. Next point. It is also called equational division. It is also called equational division. Next point. माइटोसिस टर्म किसने दिया था? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं. Okay. अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो पार्ट में होता है, ये बात भी हमको पता है, दो स्टेज में होती है ना, ये बात भी हमको पता है. ठीक है, आप नोट करना स्टार्ट कीजिए. कैरियोकाइनेसिस है ना. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नोट करेंगे. प्रोफेज in prophase the nuclear envelope start degenerating. Full stop. साइटोप्लाज्म, आप पॉइंट्स के फॉर्म लिख लीजिए. साइटोप्लाज्म and nucleoplasm get mixed. Cytoplasm and nucleoplasm get mixed. Next point. ER मतलब endoplasmic reticulum, ER and Golgi apparatus disorganized. ER and Golgi apparatus disorganized and formation of endoplasmic formation of spindle fiber takes place. फुल स्टॉप. अगला पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट. ईच स्पिंडल फाइबर, ये जो हमने पढ़े थे, ये ईच स्पिंडल फाइबर is made up of 4 to 20 microtubule. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. एक और चीज, सेंट्रोसोम starts moving to opposite pole. Centrosome starts moving to opposite poles. और ठीक है. नेक्स्ट, मेटाफेज. In metaphase, each chromosome is attached to both spindle. Each chromosome remains attached to both spindle pole by distinct fiber.
full stop. Centrosome reaches to opposite pole. Next point. The chromosome get arranged at equator, which is called equatorial plane, or metaphasic plate, which is called equatorial plane or metaphasic plate. Full stop. एक आखिरी पॉइंट लिखेंगे. The nuclear envelope completely disappears at this point. Next heading, anaphase. In anaphase, centromere of each chromosome divide into, in metaphase, centromere of each chromosome divide into 2, so that each chromatid have its own centromere. Next point. The daughter or new chromosome moves towards the opposite pole. अब देखो ईवा, मेरी बात को ध्यान से सुनना. अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम कितने टाइप के पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. याद है? क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो क्या बोलते हैं ईवा? तो भाई मेटासेंट्रिक. याद आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले. मेटासेंट्रिक. यस सर. अगर क्रोमोसोम थोड़ा सा ऊपर वाली आंच छोटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक, है ना? फिर क्या हमने पढ़ा था, है ना? अगर बिल्कुल ऊपर है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक, है ना? तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जब यहाँ पर ये क्रोमोसोम खींचे जाते हैं तो बीच से पकड़ के खींचे जाते हैं. तो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो उल्टा वी बनाएगा, वी शेप बनाएगा. अगर सब मेटासेंट्रिक है तो क्या बनाएगा? जे शेप बनाएगा. ठीक है ना? यही तो होगा, है कि नहीं? और अगर टीलोसेंट्रिक है तो क्या बनाएगा? आई शेप बनाएगा. बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? जब यहाँ यस पे सर. खींचा जाएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है. पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा है भी कई बार कि जे शेप, आई शेप या फिर क्या बोलते हैं ये वी शेप का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो एनाफेज में फॉर्मेशन होता है. तो जो मेटासेंट्रिक होते हैं वो वी शेप बनाते हैं, जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं वो जे शेप बनाते हैं, टीलोसेंट्रिक आई शेप बनाते हैं. क्लियर है? पक्का? यस सर. ठीक है, चलो नोट करो. इन एनाफेजिक मूवमेंट the chromosome centromere lead the path while spindle elongates. Full stop. In anaphasic movement
of chromosome, in anaphasic movement of chromosome, appears, in anaphasic movement chromosome appears in V shape, L shape, V shape, L shape, J shape and I shape. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग डालिए टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो पहले डालो टीलोफेज, नेक्स्ट डालो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस अलग अलग लिखेंगे। टीलोफेज, द स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है ना। तो देखो प्रोफेज में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोफेज में, समझो बात को, तो मैंने आपसे ये कहा था ये जो आपका प्रोफेज है, तो प्रोफेज में हमने देखा था कि ये सब डिसॉल्व हो गया है ना, ये अपोजिट पोल पे मूव करने लगे। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो गए, सेंट्रोसोम 2 हो गए थे, तो यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे, डिकंडेंस हो जाएंगे और ये सेंट्रोमियर एक एक हो जाएंगे, है ना। तो इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट उल्टा है, नोट करेंगे। द स्टेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग दिस फेज the viscosity of cytoplasm decreases. During this phase, viscosity of cytoplasm decreases. Next, two chromosomes reorganize themselves. Two chromosomes reorganize themselves into nuclei. Next point, nucleoplasm collect around chromatin. ठीक है, formation of nuclear envelope, formation of nuclear envelope takes place, formation of nuclear envelope takes place around nucleoplasm. Next, spindle fiber disappear. Stop. Next, Golgi complex and ER, Golgi complex and ER reformed. लास्ट पॉइंट लिखेंगे साइटोकाइनेसिस। In cytokinesis, division of cytoplasm, division of cytoplasm takes place into two daughter cells. Next point, cell organelle are distributed, cell organelle are distributed, cell organelle are distributed equally, cell organelle are distributed equally between two cells. ठीक है, बोलो भाई, ये तो हो गया हमारा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बात समझना मेरी बात को, यहाँ पे कहीं पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है। ये जो हमने पढ़ा ये माइटोसिस होती है किसमें, ये एनिमल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो एनिमल में क्या होता है कि यहाँ पे ये क्लीवेज या फरो का फॉर्मेशन,
अगर ये प्लांट सेल होती तो यहाँ पे क्लीवेज या फरो का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ क्या होता है। डू यू हैव एनी आइडिया क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर क्या होता कि ये आपके हो गए थे क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमेटिड हो गए मतलब, है ना, ये क्रोमेटिड्स वगैरह हो गए, यहाँ पे क्रोमेटिड्स वगैरह हो गए। अब क्या होता है यहाँ पे कि एक सेल प्लेट का, सेंट्रल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्लीवेज होता है, क्लीवेज ये पे यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से एक बीच से प्लेट का फॉर्मेशन, पहले बीच से, और बीच से किनारे की तरफ वो प्लेट करना शुरू होता है ना, यहाँ से ये ऐसे बीच से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फरो बन रही है एनिमल में, और प्लांट में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल प्लेट। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है देखो, फरो कैसे बन रही, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कैसे बन रही, सेंट्रीपिटल, है ना। और ये सेल प्लेट कैसे बनती, अंदर से बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होता है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल। क्लियर है? बोलो हिबा, क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं मियोसिस, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मियोसिस। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मैं आपको मियोसिस दिखाता हूँ। देखो मियोसिस कई सारे पार्ट, मियोसिस ज्यादा बड़ा है। मियोसिस में मियोसिस कहाँ गई, यस दिस इज मियोसिस। देखो अब यहाँ पर क्या है युवा कि ये मियोसिस है। तो मियोसिस में सेम वही, पहले इंटरफेज होती है, इंटरफेज के बाद पहले प्रोफेज होती है। आप समझो, प्रोफेज फर्स्ट होती है। देखो मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो दो पार्ट में होती है। तो पहले पार्ट में क्या होता है कि 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर दूसरे पार्ट में होता है क्या, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना। तो ऊपर वाली जो है वो मियोसिस फर्स्ट है, और नीचे वाली को हम लोग मियोसिस 2 कहते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस 2, है ना। अब देखो ये इंटरफेस वाली है, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम है। अब क्या होता है वही जैसे ऊपर वाले, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट, ये वाला, ये पूरा एकदम बिल्कुल मियोसिस माइटोसिस से मैच खाता है। ये वाला पार्ट अलग है, ऊपर देखो। अब वहां पर क्या थे कि क्रोमोसोम 2-2 के पेयर में थे, यहाँ पे क्रोमोसोम 4-4 के पेयर में। इनको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रावैलेंट के फॉर्म में है। अब क्या होता है अगेन वो ये जो आपका बाहर में न्यूक्लियर एनवेलप है, ये डिसऑर्गेनाइज होने लगता है, मतलब डिसअपियर होने लगता है। टेट्रावैलेंट अब फॉर्मेशन या आपस में टेट्रावैलेंट मतलब 4-4 जो क्रोमेटिड से एक साथ आने लगते हैं। तो 2-2 क्रोमोसोम के पेयर एक साथ आने लगते हैं। फिर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ पहुंच जाता है सेंट्रोसोम, ये नीचे की तरफ पहुंच जाता है। मेटाफेजिक प्लेट पे यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होने के बाद अब क्या होता है, ये पहली एनाफेज होती है। एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जाने लगते हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में खींचने के बाद फिर वही टीलोफेज आती है। कई बार क्या होता है कि टीलोफेज एब्सेंट होती है, लेकिन कई बार टीलोफेज होती भी है। तो टीलोफेज हुई। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज सेकंड आती है। फिर अगेन ये बिल्कुल माइटोसिस से मैच करती है, क्योंकि यहाँ पे टेट्रावैलेंट थे, मतलब 4-4 क्रोमेटिड है, यहाँ पे बाईवैलेंट है, 2-2 ही क्रोमेटिड है, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। फिर वही मेटाफेज सेकंड में प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रल प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में, अब वो डायरेक्शन में चले जाते हैं और 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो तरह के क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाले, एक रेड वाले, ब्लू वाले रेड वाले।
यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा हो ब्लू वाले रेड वाले, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि रेड वाले में कुछ ब्लू की आर्म्स लगी है और ब्लू वाले में कुछ रेड की आर्म्स लगी है ना। तो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर जो प्रोफेज होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ। प्रोफेज यहाँ पे बहुत लंबी होती है, ठीक है, मियोसिस की प्रोफेज बहुत लंबी होती है। अब मैं इसकी प्रोफेज की स्टेज आपको दिखाता हूँ, है ना, मियोसिस की प्रोफेज की स्टेज कौन कौन सी होती है, ठीक है। ले लिया एक बार स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक, अब देखो मैं आपको प्रोफेज दिखाता हूँ, प्रोफेज पे कितने स्टेज। अब देखो मियोसिस की जो प्रीफेज होती है, इस प्रोफेज को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला आप देख लो लेप्टोटीन इसको बोलते हैं, फिर इसको जाइगोटीन बोलते हैं, इसको पैकेटीन बोलते हैं, इसको डिप्लोटीन बोलते हैं, इसको डाइकिनेसिस, तब जाके प्रोफेज पूरी है ना। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, लेप्टोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आपको डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट। क्रोमोसोम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग बाइवेलेंट के फॉर्म, मतलब ये देखो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस, तो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होता है, सिकुड़ने लगते हैं, कंडेंस हो लगते हैं, मतलब दिखाई देने लगे। जाइगोटीन में क्या होगा, अब यहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है ना, मतलब दो दो क्रोमोसोम एक साथ आ रहे हैं, वहां मतलब इसको हम टेट्रावैलेंट कह सकते हैं, ठीक है, 4 क्रोमेटिड यहाँ पर होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या होता है, समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना है, क्वेश्चन सब नीट के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। साइनेप्सिस कहाँ पे होती है, अब क्या होता है, एक ये क्रोमोसोम जिसके 2 आर्म्स है और एक ये, मतलब कुल मिला के 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 4, 2 क्रोमोसोम बोलो या 4 क्रोमेटिड, तो बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम है ना, बाइवेलेंट फॉर्मिंग, दो दो क्रोमोसोम आपस में साथ में आ रहे हैं, मतलब 4 क्रोमेटिड। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड से आपस में चिपक जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को, दोनों आर्म्स के जुड़ने की प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पे साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, अपने पार्ट को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। अ बाइवेलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर, तो एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या हो गई, ये दो क्या करते हैं, ये जो पार्ट चिपका हुआ है ना, रेड वाला ब्लू वाले को दे देगा, ब्लू वाला रेड वाले को, दोनों आपस में अपने पाम्स को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो देखो बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जाइगोटीन में। साइनेप्सिस कहाँ पे होती है, जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकेटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, है ना, मतलब कि अब ये दोनों की जो आपस में चिपके हुए थे, ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ, अब यहाँ पे क्या होता है, डाइकिनेसिस, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ये क्रॉसिंग और हो चुकी होती है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग अलग हो जाते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे के आर्म्स एक्सचेंज कर लिए होते हैं और प्रोफेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। बोलिए भाई, इज इट क्लियर? यस सर। तो नीट पे क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई साइनेप्सिस का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन किस में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए मियोसिस। अब मियोसिस में पता है, माइटोसिस में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा और मदर और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि मियोसिस में एक डिप्लॉइड मदर सेल है, इस डिप्लॉइड मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं और दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन इसको हम बोलते हैं। क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इसके बाद ये अगेन डिवाइड करती हैं और दो हैप्लॉइड सेल बनाती हैं, ये फिर से डिवाइड करती हैं, दो हैप्लॉइड सेल बनाती हैं। यहाँ पे ये कैसा डिवीजन है, ये दूसरा वाला जो मियोसिस फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस सेकंड कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर इनमें और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है। तो दिस इज इक्वेशनल, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोले, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, मियोसिस इज अ डबल डिवीजन, meiosis is a double division which occurs in a diploid cell. Meiosis is a double division which occurs in a diploid cell
and gives rise to 4 haploid cells, comma, each having half number of chromosome, compared to parent cell. Next, meiosis first. अब निकालेंगे meiosis first. Meiosis first is reduction division. Meiosis first is reductional division, where number of chromosome reduces. Full stop. It is studied under 4 stages. Prophase, comma, metaphase, comma, anaphase, and telophase. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. अब हेडिंग डालेंगे प्रोफेज. प्रोफेज फर्स्ट, हेडिंग डालिए प्रोफेज फर्स्ट. Prophase first is more complicated and prolonged phase. Prophase first is more complicated and prolonged phase. As compared to similar stage of mitosis. Full stop. It is divided into 5 subphases. That is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and dikinesis. That is zygotene, leptotene, zygotene,